अच्छा भाई, बगैर शादी किए, बगैर स्टडी वीजा के, बगैर किसी नौकरी के अमेरिका में वर्किंग राइट्स के साथ वीजा किस तरह लिया जाए इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इसी पर आज बात करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। मेरे साथ हारिस बोड़का साहब मौजूद हैं। इनका और मेरा आपस में क्या रिश्ता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप आम खाएं, गुटलियां गिनने से आपको कोई मतलब नहीं है। हारिस भाई शुक्रिया यार, आपने हमें वक्त दिया। नहीं कोई बात नहीं। सो हारिस भाई जो अभी रिसेंटली यूएस में आए हैं इसी अपने बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट वीजा के थ्रू, तो उस पर आज हम बात करते हैं कि जिसको किसी भी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो कोई भी फॉलो कर सकता है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के थ्रू वर्किंग राइट्स के साथ वीजा लेने के लिए, और क्या इसका प्रोसेस है और किस तरह कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो हारिस, सबसे पहले ब्रीफली यार ये जरा बता दो कि ये कैटेगरी मतलब क्या होती है इन्वेस्टमेंट वीजा की, क्यों ये लोग वीजा लेते हैं, ब्रीफली ये डिस्क्रिप्शन उसका दे दो, फिर हम स्टेप्स पे बात करते हैं किस तरह मिल सकती है। ओके, तो ये वीजा है बेसिकली अमेरिका की काफी कंट्रीज के साथ ट्रीटीज होती हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है और बहुत सारे दूसरे मुल्क भी हैं। अराउंड 96 कंट्रीज हैं। वो ट्रीटी में ये होता है कि वी विल गिव यू द वीजा, हम आपको वीजा देंगे और आप हमारे सिटीजन्स को वीजा दोगे, लाइक यूएस सिटीजन्स को। तो ये ट्रीटी होती है प्रेसिडेंट्स की आपस में या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कंट्रीज की आपस में, जिसके थ्रू आपको एक स्पेशल वीजा अलॉट किया जाता है, जिसे इन्वेस्टर ट्रीटी ट्रेडर इन्वेस्टर वीजा कहा जाता है, जो कि E2 है। E फॉर एलिफेंट या E फॉर इंग्लैंड, यस। तो E2 वीजा की कैटेगरी है और पाकिस्तानी एलिजिबल है इसके लिए, विच इज क्वाइट अम्यूजिंग, क्योंकि अच्छे खासे पाकिस्तान में लोगों को इस कैटेगरी के बारे में पता नहीं होता है। राइट। और देयर इज अ प्रोसीजर, लाइक आपको एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना है। राइट, तो वहां प्रोसीजर पे तो बात करते हैं। ये बेसिकली टोटली बिजनेस रिलेटेड है। इट इज कंप्लीटली बिजनेस रिलेटेड। आपको एक खास बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सेटअप करनी है और उसके बेस पे अमेरिका में आपको, अच्छा ये कितने साल का वीजा मिलता है? ये वीजा आपको इशू होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्लाइंग दिस वीजा। एक आप ऑन शोर अप्लाई करते हैं विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, और एक आप ऑफ शोर अप्लाई करते हैं लाइक व्हाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो आपको ये 5 साल का वीजा इशू होता है, लाइक एनी अदर वीजा यूएस इशूज। ओके, अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स पे कि लाइक स्टेप बाय स्टेप किस तरह को भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले भाई एक चीज आपको बता दें, ना मैं लॉयर हूं ना ये लॉयर है, इससे कोई लीगल एडवाइस आपको नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप किसी से लीगल एडवाइस लेने जाएंगे तो कितने अच्छे खासे डॉलर लग जाते हैं इसमें, राइट। तो इस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके बहुत सारे पैसे इसमें बच सकते हैं, बट अगेन डू योर ओन रिसर्च एंड एवरीथिंग बिफोर टेकिंग एनी बिग स्टेप। लेकिन हम बेसिकली क्योंकि हारिस इस प्रोसेस से गुजर के आए हैं, इसलिए मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि इनके केस में क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए। आपको हारिस कोई मतलब पर्सनल अपनी स्पेसिफिक डिटेल देना जरूरी नहीं है, आप आई एम श्योर उसमें प्राइवेसी के इश्यूज है, बट जनरली स्पीकिंग मुझे ये बताओ कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला स्टेप, अगर कोई यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट वीजा पे आना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? जी आप तो भाई, सबसे पहले तो लोग गलती ये करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम ये वीजा लेंगे और इसकी बेस पे बिजनेस करेंगे, और ये होता अदर वे अराउंड है। मतलब सबसे पहले तो आपको बिजनेस दिमाग में रखना है कि आपको करना क्या है, उसके बाद आपको वीजे का स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे बिजनेस करने के लिए आपको अमेरिका में यूजुअली या तो LLC चाहिए होती है, या C कॉर्प चाहिए होती है, या S कॉर्प चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो कंपनी फॉर्मेशन आपको करनी है, और ये आप लीगली पाकिस्तान में बैठ के थ्रू लॉयर्स यहाँ पे कर सकते हैं अपनी कंपनी। कोई इसमें लीगैलिटीज नहीं है। मतलब यू ओनली नीड टू हैव अ रेजिडेंट एजेंट, जो पाकिस्तान में आप बैठ के आप यहाँ पे कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको इस स्टेप से लेके जाएंगी। हाँ, और हर स्टेट में अलग अलग इनका वो होता है, वो छोटी सी फीस देके आप कंपनी। हाँ, जैसे स्टेट ऑफ मिशिगन के अंदर $50 होता है, मेरे ख्याल से 1-2 स्टेट हैं और भी $50 है, कहीं $500 होता है, कहीं $250 होता है, डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। तो मतलब अपना बिजनेस पहले खोल लेना यहाँ पे, पहले आपको ये सोचना है बिजनेस करना क्या है, एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता, लोग ये समझते हैं हम वीजा लेंगे, और जब तक आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके लिए वीजा लेना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही तो बात आपको सबसे पहले कंपनी फॉर्मेशन करनी है, लीगैलिटीज। जब आपने कंपनी फॉर्मेशन, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। जी, पहला आपने कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, जी ठीक है, यहाँ पे होगा। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? कंपनी आपको फॉर्म करने के बाद आपको सबसे पहले उसका चाहिए होगा EIN नंबर। वो EIN नंबर टैक्स ID होता है कंपनी का, जिसके बेसिस पे आप आगे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे। लेकिन EIN के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते, वो आपको IRS से मिलता है। जैसे ही आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम यूएस सिटीजन नहीं होते, बाहर से आने वाले, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, तो हमें EIN एक दूसरे स्टेप से फॉलो अप्लाई करना पड़ता है। लाइक यू हैव टू डू इट मैनुअली, पेपर एप्लीकेशन लिख के आपको मेल करनी पड़ती है IRS को। IRS जो अमेरिका का टैक्स डिपार्टमेंट, एग्जैक्टली, बट दैट इज ऑल्सो डूएबल, वो भी हो जाता है। एंड अगेन लॉयर्स एंड
people are here who can assist you with it. ओके, तो ये तो हो गया दूसरा स्टेप कि आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, EIN ले लिया, उसके बाद क्या तीसरा स्टेप क्या है? उसके बाद थर्ड स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको बैंक अकाउंट खोलना है। और इसीलिए मैं यूएस में इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको EIN चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए EIN इज रिक्वायर्ड। आप उसके बगैर खोल ही नहीं सकते बैंक अकाउंट। ओके, आपका बैंक अकाउंट खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वीजा है। यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर अ वीजा। आपको वीजा लेने से पहले इन्वेस्टमेंट करना इज मैंडेटरी, आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आप जाएंगे और कहेंगे इमिग्रेशन को कि भाई मुझे वीजा चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से मुराद आपकी ये है कि आपको यहाँ बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं? नो, नॉट दैट ओनली। एक तो स्टेप ये है कि आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, दैट्स वन स्टेप ऑफ इट। दूसरा, यू विल हैव, आपको गुजर के उसको स्पेंड भी करना है अपने बिजनेस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस है तो आपको 70-75% स्पेंड करना है। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपको इतना स्पेंड नहीं करना। तो इन्वेस्टमेंट, लेकिन अच्छा उसमें ये कि कितनी अंदाजन चाहिए, मतलब क्या ब्रैकेट्स क्या है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है इस वीजा के लिए? अच्छा भाई, इमिग्रेशन USCIS ने तो कोई इसमें कदगद नहीं लगाई हुई कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, कोई नंबर नहीं दिया? कोई नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन इनके पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको ये बोलते हैं सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब वो सब्सटेंशियल को हर बिजनेस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। लेट्स से कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं और कोई गाड़ी की कंपनी खोल लें तो उसके लिए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी। ओके, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं पिज्जा शॉप खोल लें तो उसके लिए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 50-60 हज़ार डॉलर। बट सेफेस्ट बेट ये कहते हैं ज्यादातर एक्सपर्ट्स, और जब मैं अपना केस कर रहा था और मैं फॉलो कर रहा था तो सेफेस्ट बेट ये थी कि आप $100,000 यानी $1 लाख के करीब इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से आप अराउंड 60-65,000 स्पेंड करेंगे तो आपका वीजा चांसेस बहुत हाई हो जाता है। ओके, तो चलो ये तो तीसरा स्टेप हो गया आपके बैंक अकाउंट का, और ये इन्वेस्ट आपको इतने करने हैं पैसे। अब उसके बाद क्या करना है? जब आपने एक दफा पैसे स्पेंड कर दिए तो फिर अच्छा, लेकिन एक सॉरी, इसी उस पे, क्योंकि लोग पाकिस्तान से, अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पैसे ट्रांसफर करना ये भी एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा इशू है। तो वो क्या, उसके बारे में कुछ बता सकते हो जनरली स्पीकिंग, विदाउट लाइक स्पेसिफिक योर, उसके अलावा कि लोग क्या किस तरह वो करते हैं? भाई मेरे साथ तो जो ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई थी पाकिस्तान में, फिर लीगल फॉर्म्स आ गए थे बहुत सारे। आप पाकिस्तान से ऑफिशियली बाहर पैसे भेज नहीं सकते थे, वो वाले प्रॉब्लम्स आ गए थे अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड एजुकेशन। लेकिन बट देयर आर वेज, लाइक आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वेस्टर्न यूनियन से ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप बैंक जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे, एक्सचेंज रेट्स, लेकिन पाकिस्तान में बैंक के थ्रू ही होंगे जी। मतलब इट हैज टू बी थ्रू द बैंक्स or through the paper, like you need to have a paper trail for it. Plus and also you need to prove that आपने ये पैसे कमाए कहाँ से हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास पड़े हैं तो आप ये कहें कि मुझे वीजा दे दें। ऑब्वियसली उसमें वो काले पैसे का भी तो इशू होता है ना। You have to have, आपका लेजिट पैसा होगा तभी आप करेंगे। इसको डिफाइन किया जाता है इस वीजा के अंदर प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम के नाम से। अच्छा, इसमें इन लोगों ने सर्टेन चीजें बताई हुई है कि आप वो चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबसे ईजी होता है अर्निंग्स फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट या अर्निंग्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट। आप जहाँ काम करते हैं वहां से आपकी सैलरी आती है, ऑब्वियसली आप उस पर टैक्स पे करते हैं। आपके जो पैसे जमा हुए आपके पास बैंक अकाउंट में, आपके पास की ट्रेल है, आपने वो पैसे यहाँ ट्रांसफर कर दिए। दूसरा ये होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोगों के पाकिस्तान के कल्चर में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है रादर देन जो यहाँ पे होता है। तो आपके पास एक लेटर होना चाहिए जिससे आपने इनहेरिट किया है या गिफ्ट दिया है। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो आपको गिफ्ट कर सकता है। $1 लाख के $1 लाख नहीं कर सकता अगर वो आपका पेरेंट नहीं है तो। उसके बाद आपको वो सारी ट्रेल जमा करनी है और फिर ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि वन थिंग फॉर श्योर, इमिग्रेशन आपको ये सवाल तो जरूर करेगा कि आप ये पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लाए कहाँ से। प्राइस बॉन्ड किसी के खुल जाए तो हाँ, वो भी हो सकता है, मतलब दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली लीगल। अगर प्राइस बॉन्ड आपके खुल जाते हैं और आप इतने लकी हैं तो ये बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि इफ यू वन द मनी इन द लॉटरी यू कैन यूज दैट मनी एज अ सोर्स ऑफ इनकम। यस, तो चलो ये तो पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट का। आप बैंक अकाउंट आपने खोल लिया, इन्वेस्टमेंट बिजनेस पे कर दिए जो भी है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? इसके बाद आपको प्रूव करना है कि आप उस बिजनेस को मार्जिनैलिटी के अंदर से लेके उसको आप ग्रो करने के लिए यूएस जा रहे हो। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीजा इज टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, और आपको ये बताना है कि वो आपके बगैर इतना ग्रो नहीं कर सकता जो आपके साथ कर सकता है। मतलब यू नीड टू कम टू यूएस, आपकी नीड है यहाँ पे आना, उस बिजनेस के अंदर काम करके उसको बढ़ाना, उसको एक्सपैंड करना। इस बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली आपके पास
क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफशोर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में जाना है। देयर इज़ अ प्रोसेस इन पाकिस्तान, कराची में एम्बेसी उनकी इस्लामाबाद में, दैट यू हैव टू गो एंड एक्सप्लेन देम कि मेरे वहाँ जाने से बिजनेस को क्या प्रॉफिट होगा या मैं उस बिजनेस को कितना स्केल कर सकता हूँ। तो दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। जब आप वो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपका जो इमिग्रेशन केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एंड अगेन दिस इज़ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। लोग ये समझते हैं कि हम अमेरिका आ गए या हम इधर आ गए तो बस ठीक है, हम सारी ज़िंदगी रह सकते हैं। नो, यू आर गिवन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें आपको प्रूफ करना है कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आप ऑब्वियसली 5 साल बाद अगर आपको रहना है और आगे फर्दर अप्लाई करना है तो आपको आपके स्टैट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपने उस बिजनेस में क्या किया है। तो 5 साल का टेक्निकली क्या वो इनिशियल वीजा उस बिजनेस का देते हैं? मतलब अगर किसी का 5 साल से ज्यादा बिजनेस चलता है तो नहीं, दिस इज देयर आर 2 वेज अगेन। एक तो ये है कि यू लीव द कंट्री, यू गो बैक टू पाकिस्तान, वहां जाके आप दोबारा अप्लाई करें और फिर आपको 5 साल का वीजा मिले। अगेन यू हैव टू गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट। और दूसरा तरीका ये कि आप यूएस में ही रहें और यहाँ से आप स्टेटस एक्सटेंशन डालते रहें। ओके। हर 2 साल बाद आपको हर 2 साल की मिलेगी। ओके। और वो तब तक आपको मिलती रहेगी जब तक आपका बिजनेस अप एंड रनिंग होगा और अपना बिजनेस प्लान फॉलो कर रहा होगा। ओके। आपको जब वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको एक बिजनेस प्लान भी देना होगा। ओके। जिस बिजनेस प्लान में आप एक्सप्लेन करेंगे कि बिजनेस क्या कर रहा है या क्या करेगा, प्रोजेक्शंस देनी पड़ेंगी 5 साल की। तो चलो वो आपने बिजनेस वो एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? बिजनेस को एक्सप्लेन कर आपने पूरा बिजनेस समझ लिया कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपने EIN ले लिया, बैंक अकाउंट खोल लिया। अब आप उस स्टेज में आ गए हैं कि आप एक्चुअली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ओके। आपको वीजा अप्लाई करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग इट, लाइक दे वुड गो फॉर लॉयर्स। मेरा सजेशन ये है कि आप, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, टाइम देंगे तो आप खुद कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देने की बात है, लेकिन आपको आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप उनके पास जाएं बिजनेस का वीजा लेने के लिए और आपको आपके बिजनेस के बारे में पता ही ना हो, आपको खुद ही ना पता हो। आपको खुद ही ना पता हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस है क्या, कर क्या रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा। ओके। उसके बाद आप जाएंगे इमिग्रेशन के पास, वीजा अप्लाई करेंगे, विच इज कॉल्ड E2 वीजा एज वी टॉक। ठीक है। जब आप उसका पेपर वर्क फाइल करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें डिटरमिन करनी होंगी कि आप क्या है। अब इसमें 2 सिनेरियोज है, एक तो आप मैरिड हैं, एक आप अनमैरिड हैं। ओके। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को E2 वीजा मिलेगा, जिसमें आपकी वाइफ को, आपके स्पाउस को या आपके हस्बैंड को वर्किंग राइट्स मिलेंगे यूएस में कहीं भी काम करने के, लाइक शी और ही कैन वर्क एनीवेयर। यस। अच्छा। लेकिन आप हैं बिल्कुल इनरोल्ड टुवर्ड्स योर कंपनी, आप कहीं और काम नहीं कर सकते, अपने बिजनेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन ये अच्छा है कि आपका स्पाउस, जो आपका वाइफ या हस्बैंड, अगर वो कोई दूसरा काम करें तो वो फ्री है किसी कोई भी काम, कोई जॉब या कुछ, he or she can do whatever they want as long as it's in the legal boundaries of doing it. They get their social security. उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। आप इधर आएंगे उसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। आपके बच्चों को अनफॉर्चुनेटली इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता, लेकिन इसमें इनको ITIN मिलता है। It's same as social security but for non-immigrants. उस ITIN के बेस पे आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं, यहाँ पे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। लाइक यू नो अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम इज फ्री, सो यू कैन हैव इट। दैट्स वन पर्क ऑफ गेटिंग दिस वीजा। तो चलो फिर ये E2 भी आपने लाइक यू सेड कि वो एप्लीकेशन फाइल करके जमा कर, लाइक अप्लाई कर दिया जी। उसके बाद क्या स्टेप है? जब आपने E2 वीजा अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको मैं आपको कराची का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इस्लामाबाद डज। कराची में ये होता है कि देयर आर डेट्स अवेलेबल जो होती हैं इंटरव्यूज के लिए। तो बहुत ही बर्फ हो रही है यार। चलो देखो इतनी, उसमें भी हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं भाई, तो मतलब जरा ख्याल रखना। ओके। हाँ सॉरी। इंटरव्यूज के लिए कराची के अंदर ऐसा होता है कि कराची में आप अपना वीजा फाइल करते हैं और आपको जो अर्लीस्ट डेट मिले वो आप पिक कर लेते हैं। अच्छा। जनरली अभी बहुत ज्यादा बैकलॉग है, लेकिन E2 में नहीं है। मतलब दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। अब अगर आप विजिट वीजा पाकिस्तान से डालेंगे तो अभी 1-1 साल तक की आपको इंटरव्यू डेट्स नहीं मिलेंगी। अच्छा। लेकिन E2 वीजा के अंदर आपको मिल जाएंगी। और E2 वीजा का प्लस पॉइंट ये है कि देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट within the embassy in Karachi who does all these cases. अच्छा। So there are certain people who you go and they'll do the things for you. Right. तो उसमें आपको इंटरव्यू जल्दी भी मिल जाता है, like within a month. और उसमें ये भी होता है कि वो 1 महीने से पहले भी आपको कॉल करके बोलें कि हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हैं, आप आ जाएं। ओके। अच्छा, इस वीजे की सबसे खास बात ये होती है कि वीजा रिजेक्ट ही नहीं होता। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दे डू नॉट रिफ्यूज दिस वीजा।
दिस वीजा डज नॉट गेट रिफ्यूज अनटिल अनलेस कि आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने फ्रॉड किया है। नहीं तो रिफ्यूज नहीं होता क्या मतलब? देखिए कोई भी ये सारे पेपर वर्क लेके पहुंच जाए, गारंटीड मिलेगा वीजा? नहीं, रिफ्यूज नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपको गारंटी मिलेगा। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, वो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, ROE। वो आपके केस से अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो आपको ROE लगा के देंगे, कहेंगे ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। हाँ, जब आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकोगे फिर रिफ्यूज होगा, इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, यस। सो लेकिन अगर कंप्लीट सब सेटिस्फाई कर दें तो आप एग्जैक्टली, देयर इज नो वे। जैसे विजिट वीजा वगैरह में होता है ना कि यू कुड नॉट सेटिस्फाइड, हमें लगता है कि आप यूएस जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो हम आपको रिफ्यूज कर देते जस्ट ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो उनके पास होता है, या वर्बली जो उन्होंने आपसे बात की होती है। इसमें ऐसा वो नहीं कर सकते, मतलब दे टेक्निकली कैन नॉट डू इट। दे विल आस्क यू फॉर द एविडेंस कि भाई ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया, लेट्स से आपने पिज्जा शॉप खोली, ठीक है, आपने इन्वेंट्री खरीदी, अब आपकी इन्वेंट्री में गाड़ी भी है, उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमें दो। आपने वो इनिशियली प्रोवाइड नहीं किए थे, आप गए अपने लॉयर से बात की या अपने कंसल्टेंट से, जो भी आपका यूएस में केस देख रहा है, उसने आपको RD 108 दे दिया, विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट लेके आप इमिग्रेशन चले गए कि भाई ये लो, ये डॉक्यूमेंट मैं लेके आ गया हूँ जो आपने मुझसे मांगा था, देन दे विल ग्रांट यू। ये भी हो सकता है कि वो आपसे उस डॉक्यूमेंट के बाद फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगे, ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो। एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड देम एवरीथिंग एंड सेटिस्फाई देम, दे विल गिव यू द वीजा। गुड। एंड 97% अप्रूवल रेट है इस वीजे का। अच्छा, 97%, which is a lot. Right, no, that's good. अच्छा, तो ये हो गया, मैं भूल गया कहाँ पर थे हम। तो अगला स्टेप क्या है इसमें? अगला स्टेप ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, और इसके जो छोटे छोटे से ना स्टेप्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, वो मतलब कोर कॉन्सेप्ट होता है इस वीजे का। क्योंकि जब भी होता ही है कि इमिग्रेशन में, किसी भी इमिग्रेशन में अगर आप वीजा अप्लाई करते हो ना, तो देयर आर सर्टेन हार्ड पॉइंट्स जो वो देखते हैं कि भाई इस पॉइंट में ये बंदा कैसा है, या इस पॉइंट में ये बंदा कैसा है, या इस पॉइंट के अंदर वो क्या कर रहा है। अगर तो आप वो सर्टेन चीजें पूरी करोगे, मतलब मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का या आपका जो मकसद है कि हम लोगों को ये बताएं कि उन्हें फोकस कहाँ करना है, क्योंकि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ योर व्यूअर्स विल नो कि ये वीजा क्या है, बट दे डोंट नो, क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजरे नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं पता कि हमें कहाँ पे स्पेसिफिकली मेहनत करनी है। स्पेसिफिकली आपको मेहनत करनी है आपकी मनी ट्रेल पे, सोर्स ऑफ इनकम पे। अगर आपकी वो जस्टिफाइबल है, लाइक दिस देयर आर लॉट, बट ये एक चीज है, अगर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाई कर सकते हो, कहां से लाए, किस तरह ट्रांसफर किए, वो इमिग्रेशन के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। Exactly. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। दूसरा प्लस पॉइंट है एक्सपीरियंस। अगर आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जिसके साथ यूएस की ट्रीटी है, और ओरिजिनली एक बिजनेस कर रहे हो, जो कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके वीजा के चांसेस बहुत हाई हैं। बिकॉज यू कैन प्रूव इट कि ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्रॉफिट है। वो उनको बहुत क्लिक करता है कि ठीक है, इस बंदे के ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, और शी नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तीसरा इसके अंदर है कि आप यूएस जाके करोगे क्या, विच इज अ बिजनेस प्लान। नॉर्मली ये होता है कि, मतलब मेरे केस में भी आई डोंट माइंड सेइंग कि मैंने बिजनेस प्लान भी किसी से राइट करवाया था। यू नीड अ प्रोफेशनल राइटर टू राइट इट। अच्छा, आप लिख सकते हो, बट उसकी प्रॉपर, मतलब ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन और स्टोरी, उसमें भी स्टोरी टेलिंग, yes, the way you present yourself is really important to immigration. मेरा काम है, exactly, and they read all this. Like my the business plan was about 100 pages. देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग पूरी दुनिया में काम आती है, खाली कहानियां दादी अम्माओं की नहीं, वो पूरी दुनिया में स्टोरी टेलिंग काम आती है। सॉरी यार, नहीं कोई बात नहीं, और आई एम प्रीटी श्योर, मतलब द वे मैं इंटरव्यू के लिए जब गया था, मुझे अच्छी तरह याद है द वे इमिग्रेशन ऑफिसर was talking to me, उसने पूरा मेरा बिजनेस प्लान पढ़ा था। I'm telling you this. उन्होंने मुझसे 1 महीना लिया था कि 1 महीने बाद आप इंटरव्यू पे आना। अब जाहिर सी बात है, वो 1 महीने में डॉक्यूमेंट्स ही स्टडी कर रहे होते हैं। लकीली जिस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, उस दिन पूरी एम्बेसी में सिर्फ एक ही E2 का केस था। अच्छा, तो मुझे प्रॉपर टाइम दिया गया था इंटरव्यू के लिए। और फिर वही बाकी उनके जो नॉर्मल वीजा में होते हैं, वो आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, और वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़े से, और यू गुड टू ट्रैवल। फिर तो हाँ, सॉरी गो अहेड। हाँ, आप अपनी वाइफ के साथ या आप अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ यूएस आ सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट इज, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएस में वीजा है तो फिर आपका प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है। मतलब पूरा इट्स ऑन द फ्लिप, इट्स द अदर साइड। दूसरी तरीके के अंदर, अगर आपके पास यूएस का वीजा है, तो आपको ना एम्बेसी जाना है, ना आपको $1 लाख इन्वेस्ट करना है।
यूएस में रहते हुए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली $50,000 हो जाती है। ओके, सब्सटेंशियलिटी कम हो जाती है। ओके, क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस नहीं होते जिसमें आपको पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, आपको फ्लाई करना होता है या आपको किसी को हायर करना होता है। ज्यादातर इसमें एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपने किसी को हायर किया यूएस में, वो आपके लिए सारे काम कर रहा है क्योंकि आप नहीं आ सकते। लकीली मेरे केस में मैं आ सकता था, तो फिर भी मैंने $1,00,000 तक इन्वेस्ट किया था, क्योंकि दैट इज अगेन अ हार्ड पॉइंट टू टच। आप $1,00,000 इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट आपका वीजा गारंटी हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये पता, यहाँ पे यूएस में आने के बाद ये पता होना चाहिए, अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हैं, कि आपको चेंज ऑफ स्टेटस कैसे अप्लाई करना है। अगेन देयर आर लॉयर्स टू डू इट फॉर यू, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। और उसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना। अच्छा, वो तो बगैर उसके उसे वो बगैर इंटरव्यू के आप एक पिटीशन फाइल करोगे, वो इमिग्रेशन जाएगी, आपको चेंज ऑफ स्टेटस गारंटी हो जाएगा। यूजुअली यूएस में B1 B2 पे 6 महीने वो पहला वाला जो तुम्हारा प्रोसेस है मोस्ट कॉमन ज्यादा वही होगा ना, क्योंकि अक्सर लोग तो या तो पता नहीं होगा, बहुत से लोग यूएस में पहले से होते ही नहीं है इस पर्पस के लिए, बाहर से अप्लाई करते हैं, आई एम श्योर। तो उसके अलावा और कुछ है ज़हन में रखने वाली? नहीं, बस मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कैटेगरी का पता नहीं होता। और पता होता भी है तो इतनी ओवर सिंप्लीफाई कर, जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह आपने मुझे बोला कि इनको इस तरह समझाना है आपके व्यूअर्स को, इतना ओवर सिंप्लीफाई करके समझाते नहीं है। एग्जैक्टली, हम assumptions बहुत होती हैं। और दूसरा, आप ये एक क्राइटेरिया है ना कि नॉर्मल लोगों के दिमाग में होता है कि हम लॉयर्स के पास जाएंगे या कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वी एंड अप पेइंग मोर मनी देन द इन्फॉर्मेशन वी गेट। अब मेरा तो ये लोगों को बताने का मकसद है, या आपका जो मकसद है, कि वी एक्चुअली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग नॉट इम्पॉसिबल। लोग यूं डरते हैं कि यार कहाँ $1,00,000। और इन एनी केस जरूरी नहीं है कि आपको अब करना है, कल करना है, जो भी, लेकिन एटलीस्ट बेसिक आपके पास इन्फॉर्मेशन हो ना, तो यू कैन प्लान अ लॉट ऑफ। एग्जैक्टली, जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कोई चीज प्लान ही नहीं कर सकते। हाँ, और डरने की जरूरत नहीं है, मतलब आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप एक इन्वेस्टर हैं, वीजा करने आ रहे हैं, बल्कि आपके पास प्लस पॉइंट है। आप यूएस में आएंगे, आप इनकी इकोनॉमी को बेनिफिट्स देंगे, आप यहाँ पे लोगों को हायर करेंगे, टैक्स पे करेंगे, आप अपना टैक्स पे करेंगे। एज लॉन्ग एज आप सब लेजिटिमेटली कर रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। राइट। तो चले यार हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और आई होप इट्स हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर इसके बावजूद भी आई एम श्योर ये बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा है, इसमें आपको सवालात जहन में होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें हम हारिस के साथ मिलके कोई लाइव सेशन कर सकते हैं, कोई मजीद आपके सवालात, तो वो भी पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप अपना फीडबैक दीजिएगा, तो उसकी बेस पर हम उसको मजीद प्लान कर सकते हैं। बट फिलहाल इतना ही, दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।